चलिए बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने अब तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वो देख ली होंगी, और हमने लास्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, जिसने क्वेश्चंस नहीं किए हैं प्लीज़ प्लीज़ बेटा वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि वो पास्ट ईयर पेपर में से सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, चलिए मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें। चलिए बेटा, गुड, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। पहली टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो कंट्री है हमारी जो कंट्री है उसकी जो बाउंड्री है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब मेरी कंट्री के अंदर ये जितना भी एरिया कवर्ड है ये क्या है? मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बेटा आप लोग बिल्कुल सही है, बट डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। मतलब वो चीज, वो एक तो पॉलिटिकल हो गया जहां पर मेरी सरकार की चलती है, जहां पर मेरी गवर्नमेंट की चलती है, वो क्या हो गई? पॉलिटिकल बाउंड्री। और इकोनॉमिक बाउंड्री जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं, जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं वो क्या हो जाती है? मेरी इकोनॉमिक बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। ठीक है, पॉलिटिकल वर्ड क्लियर है, जहां पर मेरी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, जहां पर मेरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकती है। और इकोनॉमिक बाउंड्री जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं, जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी इंक्लूडेड लिस्ट पर। क्या बात करते हैं? इसकी इंक्लूडेड लिस्ट। मतलब कौन कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाती है, कौन कौन सी चीज है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, गुड, ऐसे ही। और अगर आप बेड पर लेट कर पढ़ रहे हो ना, तुमसे कह रहा हूँ, बेड पर लेट कर अगर पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, उठ जाओ। ठीक है, बेड पर कोई पढ़ाई नहीं होती। तो कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है? सबसे पहली चीज है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बिटवीन टू कंट्रीज बट बिलोंग्स टू इंडियन रेजिडेंट। समझ लेते हैं भाई, दो कंट्री थी, एक यूएसए थी और एक यूके थी। ठीक है, एक मेरा शिप जो है, वो यूएसए और यूके के बीच में चल रहा है। एक एयरक्राफ्ट है वो यूएसए और यूके के बीच में चल रहा है, बट इसका जो ओनर है वो कौन है? इंडियन है। कौन है? इंडियन है। तो ये जो शिप होगा, ये जो एयरक्राफ्ट होगा,
ये कहाँ का माना जाएगा, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया की, क्योंकि उससे रिलेटेड पावर्स किसके पास है, मेरी इंडियन गवर्नमेंट के पास है, और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किसके पास आ रहा है, भाई इस इंडियन बंदे के पास आ रहा है ना। तो इकोनॉमिक बाउंड्री भी है और पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो क्या होगी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी। और सिंपल कर देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप बाहर घूमने जाते हैं और कोई भी चीज़ को देखकर अगर आपके मन में ये फीलिंग आ जाती है ये मेरा इंडिया, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाती है। समझ में आया। तो शिप एयरक्राफ्ट अगर किसी भी दो कंट्री के बीच में ऑपरेशनल है, चल रहा है और बिलोंग करता है इंडियन रेजिडेंट को, तो क्या किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। पहला पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स इन SEZ, इन EEZ। ठीक है, अब देखो ये इंडिया का मैप आप देख रहे हो, तो ये इधर क्या है हमारी बेटा, इधर हमारी वाटर बॉडीज है, क्या है हमारी वाटर बॉडीज है दोनों तरफ। ठीक है, तो वाटर बॉडीज जो है ना बेटा, वो अप टू 12 नॉटिकल क्या है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, इंडिया को बिलोंग करती है। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, इंडिया को बिलोंग करती है। और अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या है ये, ई, क्या है ये, EEZ, क्या है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहां तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक। मतलब वैसे ही मेरी टेरिटरी नहीं है, बट यहां पर इकोनॉमिक राइट्स क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरे पास है। एक्सक्लूसिव मतलब केवल और केवल मेरे पास है, मेरे सिवाय यहां पर इकोनॉमिक राइट किसी और के पास नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई और इकोनॉमिक बाउंड्री हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक राइट्स केवल मेरे पास है। तो कोई भी ऑयल वेसल, क्योंकि ऑयल वेसल क्या है, मेरा है, तो मेरे पे पॉलिटिकल राइट्स तो हैं, और 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है मेरे पे, इकोनॉमिक राइट्स भी हैं। तो कोई भी ऑयल वेसल या नेचुरल गैस रिग्स अगर EEZ में स्टेब्लिश है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्टेब्लिश है, तो किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी शिप, वेसल, ऑयल वेसल या नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, क्या है, मेरी है, तो मेरे पे क्या है, उसकी पावर्स है, पॉलिटिकल पावर्स है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर वो लोकेटेड है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरे पास क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स है इकोनॉमिक। ठीक है, पैसे से रिलेटेड पावर्स मेरे पास है, इकोनॉमिक राइट्स है मेरे पास। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर उसका कोई स्टेब्लिशमेंट है, तो वो क्या माना जाएगा, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा, थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज एम्बेसी, consulates and military establishment of our country located abroad। समझो बेटा, ये जो है ना पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, मेरी एक छोटी सी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी मेरी, क्या है, इंडियन एम्बेसी। अब देखो इस एम्बेसी से रिलेटेड पावर्स किसके पास है, मेरे पास है। यहां पर कोई भी अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो किसका रेवेन्यू है, मेरा रेवेन्यू है। ठीक है,
तो एक जब पावर्स मेरे पास हैं, इसका रेवेन्यू जनरेशन मेरा है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। भले ही लोकेटेड हो पाकिस्तान में, बट किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर कंट्री, मतलब इंडिया का अगर लोकेटेड है किसी और कंट्री में, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, एक बार अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड होता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बिटवीन एनी टू कंट्रीज। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बिटवीन एनी टू कंट्रीज। कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो ऑपरेशनल है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में, और किसको बिलोंग करता है? इंडिया को बिलोंग करता है। ठीक है, तो किसकी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक स्टैब्लिश हैं, मतलब EEZ में आते हैं, तो क्या माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। एंड द थर्ड वन इज एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंट्री का कोई भी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो किसी और कंट्री में लोकेटेड है तो वो क्या माना जाएगा? मेरी खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी तक हमने इंक्लूडेड लिस्ट देखी, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, अब देखते हैं डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, मतलब किस किस चीज को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते, किस किस चीज को डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। अब सोचो, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि भैया ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कोई इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में कोई इंडियन एम्बेसी है। अब ये इंडियन एम्बेसी किसका पार्ट माना गया था? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना गया था। सेम वे इंडिया में भी तो पाकिस्तान की कोई वो होगी, इंडिया में भी तो कोई पाकिस्तान की एम्बेसी हो सकती है, इंडिया में भी तो कोई पाकिस्तान की एम्बेसी हो सकती है, और है भी, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? पाकिस्तान। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो क्या है, हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जब भी हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको पूरे इंडिया की तो बात करेंगे। देखो, जो रीजन व्हाइट से शेडेड है इसकी बात करेंगे, और येलो वाले रीजन को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही नहीं। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। समझ में आ गया पहला पॉइंट? एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का जो लोकेटेड हो इंडिया में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं भाई? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो,
ये किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती ना, ये किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक कंट्री का कंट्रोल हो, कि केवल इंडिया का कंट्रोल है WHO पे या केवल USA का कंट्रोल है WHO पे, ऐसा तो नहीं है ना। तो किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है, और रेवेन्यू जनरेशन भी किसी एक कंट्री का नहीं हो रहा, इसीलिए इसको क्या करा गया, एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि ये किसी का भी पार्ट नहीं, किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं, इसलिए इनको क्या करा गया, एक्सक्लूड करा गया। इनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते, इनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते। किसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, किसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, WHO, UNO एक्सेट्रा, ठीक है। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ लिया, इंक्लूडेड लिस्ट पढ़ लिया, डज नॉट इंक्लूड वाली लिस्ट भी पढ़ ली, ठीक है। यहां तक आप सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार यस लिख दीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत है, XYZ बेटा कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू असिस्ट यू, मुझे खुशी होगी आप लोगों की मदद करके, ठीक है। और क्लासेस को रेगुलर वे में देखिए, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए, ठीक है। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप क्लास मिस नहीं करेंगे, रेगुलर आप क्लास लेते, कोई भी क्लास को नहीं मिस करते, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? चलिए गुड, सब लोगों ने यस लिखा है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आती है, नॉर्मल रेसिडेंट। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, देखो ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, ये चार्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इस चार्ट का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको ढंग से पढ़िएगा, इस चार्ट को, बहुत आसानी से आपको नॉर्मल रेजिडेंट पूरा याद हो जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और जो क्या हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाया करता हो, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाया करता हो। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन क्या क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाया करना चाहिए। सर ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है, कोई भी इंसान अगर मेरी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है, कोई भी इंसान मेरी कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कोई भी इंसान मेरी कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा स्टे कर लेता है तो क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, बेटा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में 2 कंडीशन आ जाती हैं। क्या, पहली कंडीशन कि उसको मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या था, केवल पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री। अगर वो मेरी शिप पे भी है, मेरी एयरक्राफ्ट पे भी है, या मेरी एम्बेसी में रह रहा है, तो क्या है, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रह रहा है। क्या कर रहा है, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है। भाई मेरी इंडियन एम्बेसी में रह रहा है जो कि पाकिस्तान में, बट है किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग, उसका कमाना, उसका खर्च करना और उसका बचाना उसी कंट्री में होना चाहिए। उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन भी उसी कंट्री में होना चाहिए। समझ में आ गया? एक बार दोबारा समझते हैं, बहुत इजी। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाई करता हो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट 1 साल या उससे ज़्यादा रहेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए और उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन मेरी कंट्री में होना चाहिए।
जब ये दोनों चीज़ हो जाएंगी तो मैं क्या कहूँगा, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरी कंट्री में लाई कर रहा है। जब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरी कंट्री में होगा तो क्या बन जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, वो इंसान जो मेरे यहाँ 1 साल या उससे ज़्यादा रहे मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और साथ के साथ उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन भी मेरी कंट्री में हो, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। इतना सिंपल। गॉट इट बेटा? याद करने के लिए आपको रिपीटेड टाइम्स इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रॉपर रिवीजन नहीं देंगे, प्रॉपरली रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, शुरू से हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या था, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक बाउंड्री, ठीक है। इंक्लूडेड लिस्ट, उसकी इंक्लूडेड लिस्ट में क्या क्या था, सबसे पहली चीज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बिटवीन एनी 2 कंट्रीज बिलोंग्स टू द इंडियन रेजिडेंट, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगा, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दूसरा पॉइंट हमने, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स लोकेटेड इन EEZ, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, मेरी। तीसरा एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। भाई मेरी एम्बेसी किसी भी बाहर कंट्री में होगी तो किससे बिलोंग करती है, मेरे से बिलोंग करती है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, मेरी, मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी कंट्री लोकेटेड इन इंडिया। किसी भी कंट्री की एम्बेसी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। दूसरा पॉइंट डज नॉट इंक्लूडेड में, डज नॉट इंक्लूडेड में दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक कंट्री की नहीं होती, इसलिए वो क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, इसलिए वो क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, ठीक है। लाइक WHO, UNO, IMF, तो ये इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद इसके बाद हमने पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में लाया करता हो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा अगर मेरे यहाँ रहेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहे और साथ के साथ उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन भी मेरी कंट्री में लाया करता हो, तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मेरी कंट्री में कहा जाएगा। और हम क्या कह देंगे, जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोल देंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है बेटा तो प्लीज यस लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ बेटा ध्यान रहे आप सबको कि सारी क्लास रेगुलर अटेंड करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो इस क्लास को देख सकें, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।